क्लास में हम लोग सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट इज क्वाइट वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर वाटर वेस्ट या वाटर पोल्यूशन। बहुत अंतर है दोनों में। क्यों? क्योंकि सॉलिड वेस्ट की वजह से ही लैंडफिल्स का प्रॉब्लम हमको दिखता है। लैंडफिल्स जो जानते हो कि एक लैंड में वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट रहता है, वहाँ पे नॉट वेस्ट लैंड नहीं कह सकते हो, वेस्ट लैंड का मतलब कुछ, हाँ वेस्ट लैंड कह सकते हो, वेट लैंड अलग होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या चीज़ है देखेंगे। कंट्री किस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाई है, उस पर क्या क्या रूल्स है, इसी को आगे हम लोग खींचेंगे। तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अब प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ भी आएगा, याद करो। इस मॉडल में नहीं, आने वाले समय में मैच कर जाएगा। ई वेस्ट के बारे में भी जानोगे। रैक पिकर्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स है हर समय हम लोग एडिटोरियल्स में देखते हैं, उस चीज़ को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो ये इश्यूज इंपॉर्टेंट इश्यूज है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। करेक्ट, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, सॉलिड वेस्ट में बहुत सारी चीज़ आते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही चीज़। देखो, पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर्स, लेदर एंड टेक्सटाइल्स। इनफैक्ट बायोमेडिकल वेस्ट भी आता है इसके अंदर। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या हुआ कॉमन? नैपकिन्स हो गया, सिरिंज हो गया, है ना, या टैबलेट्स का फॉइल हो गया, सभी चीज़ बायोमेडिकल से रिलेटेड है। ये सभी चीज़ का कंप्राइज, सभी चीज़ को क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोमेडिकल सभी चीज़ आते हैं। पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर एंड टेक्सटाइल, सो ऑन। देखो यहाँ पे तो इसको डंप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लैंड यूज़ करते हैं। मगर लैंड परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिस रेट से ये सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं भारत में, लैंड कम पड़ जाएगा। इनफैक्ट तुमको बड़ा बड़ा जो सिटीज़ है उतना लैंड चाहिए लैंडफिल्स को बनाने के लिए, तो उतना तो पर्याप्त लैंड है ही नहीं हमारे पास। हमारा कंट्री तो लैंड स्केर्स है, क्योंकि पॉपुलेशन घना आबादी है यहाँ पे। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है तो हम जानेंगे। देखो, लैंडफिल्स आर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्न डंप्स। इसको जलाते नहीं हैं, अनलाइक अदर थिंग्स। बहुत सारा चीज़ जो ऑर्गेनिक होता है उसको जला देते हैं ना हम लोग, बस सॉलिड वेस्ट को कभी जलाया नहीं जाता है। इसको क्या करते हैं? उसको लैंडफिल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लैंडफिल्स में उसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारा होता है, जैसे स्टबल बर्निंग, देखो पुराल वाला चीज़ है ना, जो पंजाब हरियाणा का तुम हर समय इशू देखते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसको जला दिए, खत्म हो गया, बात खत्म, वेस्ट खत्म हो गया। भाई इसको ऐसे नहीं कर सकते हो। इसके लिए हम लोग लैंडफिल्स यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। मगर क्या लैंडफिल एज अ सब्स्टिट्यूट सही ऑप्शन है? तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ लिखा गया है कि लैंडफिल्स आर एडॉप्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्न डंप्स। हम खुले में जलाते नहीं हैं, बस लैंडफिल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि लैंड में फेंक देते हैं। In a landfill, the land is dug up and solid waste is dumped and covered with mud and soil. तो लैंडफिल में क्या होता है? लैंड को डग अप करते हैं, लैंड को खोदते हैं, और जितना भी तुम्हारा सामान है उसके अंदर डाल के, उसके ऊपर सोइल डाल के फिर से एक स्ट्रक्चर घर बना देते हैं, या कोई बिल्डिंग इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये करते हैं हम लोग, मगर ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा देखो, लैंडफिल्स आर ऑल्सो नॉट अ रियली मच ऑफ सोल्यूशन। कह तो रहा है ये सोल्यूशन है ही नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। Since the amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that the landfill sites are getting filled too. इतना ज़्यादा मेट्रो सब में, बड़ा बड़ा सिटीज़ में इतना ज़्यादा तुम्हारा गार्बेज बढ़ गया है कि लैंडफिल्स तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है। अब कहाँ से फेंकोगे उसको वहाँ पे? अब तुम्हारे पास लैंड पर्याप्त है ही नहीं कि जहाँ पे तुम लैंड में उसको डिस्पोज करो। तो इसलिए लैंडफिल्स भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सॉलिड वेस्ट के लिए, समझे। एज देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स रहेंगे उसके अंदर। तो केमिकल्स रहेगा तो सोइल के अंदर जाएगा, सोइल के अंदर जाएगा तो फिर से तुम्हारा वाटर बॉडी को पोल्यूट करेगा, वो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल्सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स एक्सेट्रा फ्रॉम दिस लैंडफिल्स पोल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। समझ गए ना बात को? तो सो इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज सैनिटरी लैंडफिल। तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? सैनिटरी लैंडफिल है। क्या होता है सैनिटरी लैंडफिल? सैनिटरी लैंडफिल का मतलब होता है कि जो बॉर्डर एरियाज है उसको सीमेंट कर देना, सीमेंटेड कर देना, या नीचे वाला जो बेस लेवल है उसको सीमेंटेड कर देना, ताकि उसका कुछ नीचे जाए नहीं अंश और वो उसी दायरे में रहे। मैं ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मगर फिर भी इससे बेस्ट लैंडफिल से थोड़ा सा अच्छा सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, सैनिटरी लैंडफिल, यानी कि हम बाउंड्री में सीमेंटेड बना देते हैं, सीमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि उसका दायरा वहीं तक रहे, वो बढ़े नहीं, ना ही नीचे जाकर सोइल को पल्यूट करे, ना ही वो वाटर बॉडी को पल्यूट करे। समझ गए ना बात को? इसमें आंकड़ा समझ में आ जाएगा। और इसमें एक आंकड़ा हम देख रहे थे गूगल में, 240 मिलियन टन्स, 240 मिलियन टन्स एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है भारत में। अब मतलब प्रोड्यूस किया जाएगा 2025 तक, क्योंकि जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो उतना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके हिसाब से आप लैंड देखोगे कि लैंडफिल्स के लिए, हाँ लैंड जो पर्याप्त चाहिए तुम्हारे लैंडफिल्स के लिए, वो तो बड़ा बड़ा मेट्रो से भी ज़्यादा लैंड चाहिए उसको। तो कहाँ से इतना लैंड आएगा जब तुम 240 लगभग मिलियन टन्स तुम सॉलिड वेस्ट को जनरेट कर रहे हो कंट्री में। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे भी कुछ आंकड़ा दिया गया है कि 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली इन द कंट्री एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट क्या है तुम्हारा कि 62 मिलियन टन्स क्या आता है, मात्र उसमें आउट ऑफ विच 5.6 मिलियन टन्स इज प्लास्टिक वेस्ट। उसमें तुम्हारा लगभग 6 मिलियन टन्स क्या प्लास्टिक वेस्ट है और 15 लाख टन्स का ई वेस्ट है। ई वेस्ट तो बहुत खतरनाक चीज़ है जी, है कि नहीं है? बहुत खतरनाक चीज़ है, यानी कि हाँ 1.5 लाख टन्स क्या, 1.5 मिलियन टन्स क्या है तुम्हारा ई वेस्ट है। ई वेस्ट बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें केमिकल्स है, वो रिलीज होता है। रैक पिकर्स यदि उसको ले लिया तो हो सकता है कि उसका विजुअल, आइज, ये सब खराब भी हो जाए, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, देखो ओनली अबाउट 75 to 80% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट गेट्स कलेक्टेड। और जहाँ अर्बन बॉडी से, म्यूनिसिपल बॉडी से जो कलेक्ट होता है तो मात्र उसमें 75 से लेकर 80% कलेक्ट होते हैं। कलेक्ट तो हो गए, चलो इसका मतलब अच्छा कलेक्ट हो रहा है 75 से 80। मगर देखो दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें कलेक्शन में मात्र 22 से लेकर 28%, यदि हम कह सकते हैं ज़्यादा चला तो 30% ही वो प्रोसेस्ड और ट्रीट होता है, यानी कि रिसाइकल्ड होता है। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स, बाकी का क्या, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बीच ही रह रहा है किसी न किसी फॉर्म में। तो यानी कि खतरनाक सिनेरियो है सॉलिड वेस्ट का कंट्री में। समझ गए ना? तो ये सभी आंकड़ा है, ये आंकड़ा को समझना होगा तुम लोग को। और जब लिखोगे एस से हुआ या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा तो ये सब लिखोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो क्या है, इस चीज़ को खत्म करने के लिए कोई रूल्स बना है? तो बिल्कुल 2011 में बना था। 2011 में एक रूल्स बना था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसको फिर से मॉडिफाई करके 2016 में एक नया रूल्स बनाया गया। जो 2011 वाला जो रूल्स था उसमें म्यूनिसिपल एरियाज को कहा गया था कि म्यूनिसिपल एरियाज का ये जिम्मेदारी है कि ये सेग्रीगेट करें एट सोर्स। एट सोर्स का मतलब क्या होता है? घर जहाँ से लिया जा रहा है वहीं से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अलग अलग कर दो, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसी समय मौका दो कि ऑर्गेनिक से वो मैन्यूर बना लें, कंपोस्ट बना लें, और उसके लिए इंसेंटिव किस तरह का दिया जाएगा वो थोड़ी देर में आ जाएगा तुम लोग को यहाँ पे। तो 2011 में जो रूल्स था वो म्यूनिसिपल एरिया तक था, मगर सरकार को लगा कि ये रूल्स बहुत छोटा रूल्स है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए 2016 में इस रूल्स को इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। समझे ना? तो ये समझोगे 2016 का समझोगे। देखो द न्यू रूल्स आर नाउ एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरियाज। अब केवल म्यूनिसिपल एरियाज तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप समझो ये बात को, इसको डिकोड करने के लिए हमको जाकर गूगल देखना पड़ा, ये बियॉन्ड क्यों वर्ड पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से पहले 2011 का हम खींच लिए, समझ लिए, तो एक एक वर्ड का मीनिंग होता है जी। तो बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरिया, क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड 2011 का रूल्स था। तो कहाँ म्यूनिसिपल एरियाज तो आएगा ही 2016 में, कहाँ नया एरियाज कौन से ऐड हुए हैं? तो देखो इसमें सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, इसमें तुम्हारा इंडियन रेलवेज के अंदर जितने भी कंट्रोल है एरियाज, एयरपोर्ट्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हाँ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस है उसके अंदर सभी एरिया में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लागू होगा। बात समझे? इसमें क्या लागू होगा, क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तो हमको ये समझना होगा। नंबर 1 पॉइंट इसी को समझेंगे इस मॉड्यूल में, ठीक है। टोटल हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 को ही समझने वाले हैं। तो देखो पहला क्या है, ये न्यू रूल्स में कहा गया है कि इट इज़ अ मैंडेटेड द सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कि आप जहाँ से वेस्ट निकल रहा है वहीं पे सेग्रीगेट करिए। तो इसके लिए तीन कैटेगरी क्या है? एक तो बायोडिग्रेडेबल्स यानी कि ऑर्गेनिक, दूसरा क्या है ड्राई यानी कि इनऑर्गेनिक, और तीसरा क्या है कि हजार्डियस जिसमें बायोमेडिकल भी आ सकते हैं।
तो पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल्स मतलब समझ रहे हो जो ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल्स, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको एक काम करो कि वहीं पे उसको कंपोस्ट बना लो, मैन्योर बना लो वहीं पे, और मैन्योर बना के तुम एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर बेच दो। और फर्टिलाइजर जो हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है, वो भी इस चीज़ को संज्ञान ले, ठीक है। तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा वो भी चीज़। बायोडिग्रेडेबल्स, सेकेंड वन इज ड्राई में प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड एक्सेट्रा। और तीसरा डोमेस्टिक हजारियस वेस्ट, जिसमें डायपर, नैपकिन्स, ये सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। ये सभी को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना पड़ेगा, समझे। तो बिफोर हैंडलिंग इट ओवर टू द कलेक्टर, यानी कलेक्टर से जो कलेक्ट करने के लिए आ रहा है तुम्हारे पास, है ना, कलेक्ट करने के लिए म्यूनिसिपल वाला आ जाएगा कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, कचरा निकालोगे तो अलग अलग कचरा निकाल, है ना, ऑर्गेनिक का अलग कचरा निकाल, इनऑर्गेनिक का अलग कचरा निकाल, और बायोमेडिकल का अलग कचरा निकाल, और वेस्ट का अलग कचरा निकाल, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा उसमें जोड़ना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है ना। तो कॉमन आदमी के लिए तो चलो ठीक है, खाली कचरा निकाल, और तुम लोग के लिए क्या है, अलग अलग कचरा निकाल। जापान में यही होता है, जापान में बहुत इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस है, बात समझे ना। तो यहाँ पे यानी कि हम क्या करेंगे, कलेक्टर यानी कि जो कलेक्ट करने के लिए आएगा म्यूनिसिपल का आदमी लोग, ठीक है, उससे पहले ही हम लोग अलग अलग कर देंगे, यानी कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो घर से जहाँ से वेस्ट हो रहा है। हाउस होल्ड का बात कर रही है, दूसरा इंडस्ट्री भी हो सकता है जी, इंडस्ट्री का भी अपना वेस्ट होता है, वो भी अपना अलग अलग कर ले। एट सोर्स मतलब घर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि घर से ज़्यादा घर से भी जाता है, समझ गए ना। इन केस ऑफ एन इवेंट और गैदरिंग, यदि 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़ाका है, यानी शादी ब्याह का फंक्शन है ना, रिसेप्शन का फंक्शन, या फिर तुम्हारा वेडिंग कोई भी दूसरा फंक्शन, चलो ठीक है, ऐसा जहाँ पे 100 आदमी जुटा हो, तो ऑर्गेनाइजर जो है उसका जिम्मेदारी है कि वो सेग्रीगेशन वहाँ पे करे, सोर्स पे करे, और वो बढ़िया से जाके वेस्ट कलेक्टर को दे के देखिए इतना इतना लड्डू पे रखा थे, ये ऑर्गेनिक हो गया, ये अलग हो गया, ये इतना गिफ्ट लाया, तोहफा लाया, प्लास्टिक इनऑर्गेनिक हो गया, ये बायोमेडिकल है जो हम इतना दिन से बीमार थे, इसका अलग से अलग, समझ गए ना। ये ऑर्गेनाइजर का काम है, ये रूल्स देखो, तो समझ गए ना। यही सब चीज़ हम जानेंगे, इसी को आगे करेंगे। फिर जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उसको ज़रूरी है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको अलग कर ले, और एक सिस्टम ऑफ कलेक्शन, एक बॉडी बनाए, एक सिस्टम ऑफ कलेक्शन बनाए, ताकि इस तरह का जो फूड वेस्ट है वो हम बायो कंपोस्ट यानी कि हम खाद्य में उसको चेंज कर दें विद द हेल्प ऑफ बायोमिथेनेशन के हेल्प से उसको कंपोस्ट बना ले, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना कोमल बहुत आसान चीज़ है, बात समझे ना। तो वही कह रहा है कि जितना भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, उसका जिम्मेदारी है कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करे, और इस तरह कलेक्ट करके वो बायोमिथेनेशन के प्रोसेस के थ्रू वो कंपोस्ट या मैन्यूर बना ले, समझे। तो क्या होता है बायोमिथेनेशन, देखो देख लो यहाँ पे, बायोमिथेनेशन का मतलब है कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है या वेस्ट है उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर दो, या फिर मैन्यूर में कन्वर्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है एनारोबिक? डिकम्पोजिशन होना, कौन सा, बिना ऑक्सीजन वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो करता है। जैसे देखो डिकम्पोजिशन दो तरीके से हो सकता है, एक एरोबिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, एक एनारोबिक हो सकता है। एरोबिक मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन के हेल्प से डिकम्पोज करना होता है उसको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एनारोबिक मतलब क्या कि वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर रहा है कोई भी चीज़ को, मैं उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो बायोमिथेनेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है मैन्यूर या कंपोस्ट में, हाँ कंपोस्ट खाद्य में कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर रहा है, और स्पेशली वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझ गए ना बात को? तो बायोगैस क्या होता है? बायोगैस तो तुम समझते हो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कि एकदम फ्यूल की तरह काम आता है। मीथेन तो जानते हो फ्यूल की तरह, मीथेन और ये बायोगैस सब एनर्जी है तुम्हारा। तो बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड, बायोगैस केवल ऑर्गेनिक, ये केवल घर से ही, रेस्टोरेंट से या फिर घर से ही नहीं, वो अलग जगह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। एग्रीकल्चर वेस्ट से, जो स्टेबल बर्निंग का जो बात करते हो, उससे तुम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो, म्यूनिसिपल वेस्ट से कर सकते हो, प्लांट मटेरियल एंड सो ऑन। तो यानी कि बायोगैस प्रोड्यूस कर, देखते हो ना गांव देहात में बायोगैस गोबर गैस का बना के करता है कि नहीं करता, लंबा लंबा दूर दूर तक वो भेजता है, वो पाइपलाइन लगा के। गांव देहात में होता है कि नहीं होता? सब बायोगैस है वो, है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, हम लैंड, ये सब जितना भी व्यवस्था है जहाँ पे 2016 का जो रूल्स लागू होता है
वहाँ पे भी हम इस तरह की चीज़ कर सकते हैं बायोमिथेनेशन प्रोसेस से। समझ गए ना? तो वहीं पे लिखा गया है, देखो तो बायोमिथेनेशन में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को कलेक्ट करो, कलेक्ट करके बाद बायोमिथेनेशन प्रोसेस लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन करो पाइपलाइन से, एनर्जी है ही, एनर्जी यूज़ करो उसका। समझ गए ना वो हायरार्की क्या है? आगे देखो, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमने खत्म किया कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, उसमें बायोमिथेनेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सेकेंड रूल का बात करते हैं, कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग वेस्ट। अब देखो इसमें क्या है, इस रूल्स के हिसाब से ब्रांड ओनर्स जो बेचने वाले हैं, यही तो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप एक मालिक हो ऑर्गेनाइजेशन का और सामान धड़ल्ले से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका जिम्मेदारी है कि वो आपको फिर रीबैक करके उसको रिसाइकल भी करना होगा। ऐसे आप वेस्ट नहीं बना सकते हो। कोल्ड ड्रिंक का एक पेप्सी है कंपनी है, कोको कोला कंपनी है, थम्स अप कंपनी है, वो बेच रहा है, डिस्पैच कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसका प्रोडक्ट को फिर से वो वापस करे, रिसाइकल करे, ताकि इन्वायरमेंट में कोई तरह का पोल्यूशन ना हो। तो यही चीज़ है सेकेंड रूल्स। तो इस रूल्स के हिसाब से जो ब्रांड ओनर्स हो, जो सेल कर रहा है मार्केट में उसका प्रोडक्ट इन पैकेजिंग मटेरियल विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, वो सिस्टम में बैक करे और फिर से पैकेज करे और फिर से यूज़ करे उसको। इसलिए जो कांच का जो टुकड़ा वाला जो पीते हो कोल्ड ड्रिंक, तुरंत रख लेता है बोतल, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक पी के जो फेंकते हो तो तुरंत बच्चे लोग, रैक पिकर्स लोग आते हैं, उसको लेके फिर कुछ पैसा मिल जाता है उसको, रिसाइकल हो रहा है सभी चीज़, है ना? तो समझ गए ना? सेकंड क्या है कि कहने का मतलब सेकंड क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा देखो, यूजर फीस फॉर कलेक्शन। अब म्यूनिसिपल तुमको इतना फंक्शन दे रहा है, इतना रोल प्ले कर रहा है म्यूनिसिपल बॉडी कि गाड़ी कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, अब बड़ा इंडस्ट्री कचरा निकाल रहा है एकदम सुबह आँख करते हुए, ऐसे करते हुए, ठीक है? तो ऐसे तो नहीं होगा, इतना वेस्ट जब दे रहा है तो पैसा तो देना पड़ेगा आपको, है ना? कि इतना आप दे रहे हो, म्यूनिसिपल को पैसा लगता है सब कुछ वो करने में, तो यू हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बात समझे ना? वही चीज़ लिखा है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज विल लेवी यूजर फीस, कुछ फीस लेगा फॉर कलेक्शन, कलेक्ट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, और बल्क जनरेटर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति है, उससे तो लेगा ही लेगा वो, समझे ना? एज पर ये रूल्स के हिसाब से देखो क्या बोला जा रहा है कि जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू द वेस्ट कलेक्टर एंड अ स्पॉट फाइन। ये फाइन भी लग सकता है यदि कोई गलत नॉन सेग्रीगेशन हो रहा है, लिटरिंग हो रहा है, कहीं फेंक दे रहे हो, ऐसे फेंक दे रहे हो तो तुमको ले सकता है। म्यूनिसिपल बॉडी अथॉरिटी के पास पूरी तरीके से अथॉरिटी है, यस दे कैन लेवी सम फाइन्स ऑल्सो, टैक्स तो लेगा ही और फाइन भी ले सकता है यदि तुम 2016 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को वायलेट कर रहे हो तो। ऑल्सो द न्यू रूल्स हैव मेंशन अबाउट द इंटीग्रेशन रैक पिकर। बताओ रैक पिकर्स कितना गजब का चीज़ है, इसके वजह से पूरा बचा हुआ है लैंडफिल्स। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के बेचारे लोग जाते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं, फिर भी इसको कितना गलत तरीके से देखा जाता है। मगर रैक पिकर सच में ही डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, समझे ना? तो वही बोल रहा है कि इस नए रूल्स में ये भी है कि कैसे रैक पिकर्स को कैसे इंटीग्रेट करें इनफॉर्मल सेक्टर से, कैसे फॉर्मल सेक्टर में इसको लाए, और स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी होना चाहिए। द रूल्स ऑल्सो स्टिपुलेट जीरो टॉलरेंस फॉर थ्रोइंग, कहीं जहीं तक फेंक दिया, बंद कर दिया, बड़ी कर दिया, इसके कोई भी स्ट्रीट में कहीं भी कर रहा था, इसके लिए जीरो टॉलरेंस, यानी कि आप पे जुर्माना लगेगा जी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, समझे ना? ओपन पब्लिक प्लेस में कुछ कर दिए तो, ड्रेन में कहीं बहा दिए, पानी में, वाटर बॉडीज में फेंक दिए, गलत चीज़ है। ऐसा यदि पाए जाओगे तो एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तुम पे कुछ जुर्माना लग सकता है, चाहे वो पैसा के फॉर्म में हो, चाहे कारावास के फॉर्म में हो, चाहे दोनों हो, और बहुत, समझे ना? ऐसा ही लिखा रहता है। देखो फोर्थ पॉइंट देखो, यूजर फी फॉर कलेक्शन। तो इतना ही नहीं, ये तो हमने बताया तुम लोग को कि बड़े बड़े बल्क जो जनरेटर्स है, ये चीज़ लागू होगा तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल पार्क टू earmark at least 5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ प्लॉट फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी। 100 एकड़ का जमीन है जी, 100 एकड़ का जमीन है, आप बड़ा उद्योग कर रहे हैं, हाँ बड़ा आप कुछ कारखाना लगा रहे हैं, तो 5% आपका एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रिसाइकलिंग वाला फैसिलिटी हो, ताकि जब रिकलेक्ट हो उस चीज़ को तो आप रिसाइकल करो बढ़िया से बैठ के। तो 5% एरिया आपका वैसा होना चाहिए बड़े उद्योगपति का, समझ गए ना? तो वही है तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, एटलीस्ट 5% टोटल एरिया उसका प्लॉट होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे रिकवरी हो और रिसाइकल हो, समझ गए ना? वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी विल हैव टू सेट अप बाय ऑल लोकल बॉडीज। और ये काम है जितने भी म्यूनिसिपल बॉडीज है उसका काम है कि जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा तुम्हारा पॉपुलेशन है, वो 2 साल के अंदर इस तरह का
रिसाइकल वाला फैसिलिटी वो वहाँ पे क्रिएट करें। तो यानी कि हम उसको तो दे ही रहे हैं, कॉरपोरेशन को, बड़े बड़े तुम्हारे जो भी इकोनॉमिक हाउसेस है उसको दे ही रहे हैं, साथ साथ म्यूनिसिपल बॉडीज के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस यू हैव टू डू सर्टेन वर्क रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट। तो देखो 5th वन देखो, प्रोमोटिंग यूज ऑफ कंपोस्ट। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम कोशिश करेंगे कि एट सोर्स ही हम कंपोस्ट बना दें, मैन्योर बना दें। वही मैं बार बार बोल रहा था तुम लोग से, ये रूल्स के हिसाब से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर है, उसका काम है कि वो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर सिटी कंपोस्ट, यानी कि मार्केट एक क्रिएट हो, मार्केट एक मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जहाँ पे कंपोस्ट बिक रहा हो। और कंपोस्ट कौन सा, तो घर घर से जो सामान आ रहा है ऑर्गेनिक, उसको तुम कन्वर्ट कर ले रहे हो बायोमिथेनेशन प्रोसेस से। तो ये पूरा इसका रहेगा, इस मिनिस्ट्री का ध्यान रहेगा, इस डिपार्टमेंट का काम रहेगा, ताकि वो जो फर्टिलाइजर जहाँ बनता है उससे वो पूरी तरीके से चेन अंदर करे, चेन समझ रहे हो ना, पूरी तरीके से वो उसको बोले कि यस इतना इतना तुम प्रोड्यूस करो, इतना इतना घर से प्रोड्यूस हो रहा है, इतना इतना उस जगह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक मैसेज तो देना पड़ेगा उसको। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर के अंदर आता है, कि एक ये तुम्हारा क्या मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है सिटी कंपोस्ट के लिए, यानी कि घर घर बन रहा है, सिटी में बन रहा है मैन्योर। ऑल्सो इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को, क्या होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, कि इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतना इतना बनना चाहिए, ये वो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर तो इन्वॉल्व है ही, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व है इसमें, ताकि ये फिक्स करे कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कितना होना चाहिए। ठीक है, उधर से 10 कर दो, यहाँ से 2 आ जाएगा, उधर से 5 कर दो, इधर से 10 आ जाएगा, इस तरह का। तो पहले से आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा इससे रिलेटेड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोस्ट, टू प्रोपागेट यूज ऑफ कंपोस्ट ऑन फार्म लैंड। हाँ, इतना इतना है, चलो ये थोड़ा पॉइजनस हो सकता है, ये सही नहीं है, ऐसे इस जगह पे यूज़ कर लेना। यानी कि जो स्टिपुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, जो नियम कायदे हैं, वो सब पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कंपोस्ट है, जो मैन्यूर है, वो तो आफ्टर ऑल एग्रीकल्चर फील्ड में ही यूज़ होने वाला है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फोरफ्रंट में आना होगा इससे रिलेटेड, समझ गए ना। तो वही फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोस्ट, टू प्रोपागेट यूज ऑफ कंपोस्ट ऑन फार्म लैंड, सेट अप लेबोरेटरीज टू टेस्ट क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, जो प्रोड्यूस हुआ है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारा एजेंसीज के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है कंपोस्ट, क्या वो सही खाद्य है, क्या कहीं बंजर तो नहीं बना देगा जमीन, क्या वो स्टैंडर्ड के रूप में है या तुम्हारा उसके अगेंस्ट है, ये सभी चीज़ चेक करना पड़ेगा। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है इसमें, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। इसमें क्या है कि वेस्ट को एनर्जी कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए देखो रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल होगा। क्या होता है रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल? एक तरह से इंडस्ट्री है। रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल मतलब ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होगा, मैन्योर प्रोड्यूस्ड होगा, कंपोस्ट प्रोड्यूस होगा, और जो भी इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े तुम्हारे जो कॉरपोरेशन है, बड़े बड़े इकोनॉमिक हाउसेस है, वो सटन उसको यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ से कंपोस्ट लेना पड़ेगा। तो देखो समझो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एम्फसाइज प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, करेक्ट। द रूल्स मैंडेट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि तुम्हारा 100 किलोमीटर के रेंज में लाई करता है और जहाँ पे रिफ्यूज डिराइव फ्यूल प्लांट है। एक बहुत बड़ा प्लांट क्या है तुम्हारा? रिफ्यूज डिराइव फ्यूल प्लांट। इसका मतलब क्या कि वही घर घर से कलेक्ट करके वेस्ट वहाँ पे है और वहाँ से वो कंपोस्ट बनेगा। उसके इर्द गिर्द में 100 किलोमीटर में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसे मान लो कि ये घर में इस जगह पे इस जगह पे रिफ्यूज डिराइव फ्यूल प्लांट बन गया, तो 100 किलोमीटर रेंज में बरौनी रिफाइनरी आया कि नहीं आया? बरौनी रिफाइनरी को फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? बरौनी रिफाइनरी को खाद्य चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमसे कुछ लेना ही पड़ेगा उसको। या फिर 100 किलोमीटर में दूसरा देखिए कि 100 किलोमीटर में कोई मटियानी वाला जगह, वहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, तो हमसे कांटेक्ट करेगा कि हाँ सर्टन डिग्री हम आपको दो। समझ गए ना? ये है मतलब इसमें क्या है कि विदिन 100 किलोमीटर फ्रॉम अ सॉलिड वेस्ट बेस्ड रिफ्यूज्ड डिराइव फ्यूल प्लांट टू मेक अरेंजमेंट, और 6 महीने के अंदर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इसमें बोलना पड़ेगा कि 5% जो फ्यूल रिक्वायरमेंट RDF प्रोड्यूस करता है वो उसको यूज़ करे, यानी कि कम से कम 5% आपको लेना पड़ेगा टोटल। जैसे कि बरौनी रिफाइनरी 100% अपना यूज़ कर रहा है, तो 5% हमारा जो प्लांट ये बना है RDF प्लांट बना है, यहाँ से यूज़ होना चाहिए। समझ गए ना बात को? एक बार मैं फिर से पढ़ के समझाता हूँ तुम लोग को। देखो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एम्फसाइज प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। समझ गए ना? द रूल्स मैंडेट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूजिंग फ्यूल
जो फ्यूल यूज़ कर रहा है एंड लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर फ्रॉम अ सॉलिड वेस्ट बेस्ड रिफ्यूज डिराइव फ्यूल प्लांट टू मेक अरेंजमेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल टू रिप्लेस एटलीस्ट 5% ऑफ देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट बाय RDF सो प्रोड्यूस्ड। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? होप सो समझ में आ गया होगा। रिफ्यूज डिराइव फ्यूल क्या है? ये एक फ्यूल है, मीथेन का, मिथेनॉल का, इथेनॉल का हो सकता है, और जो कि प्रोड्यूस हुआ है कैसे? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। नए रूल्स के हिसाब से 2016 के रूल्स के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शुड फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करे, रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो मिनिस्ट्री है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बन सके, और प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सब्सिडी और इंसेंटिव फॉर सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। क्योंकि आप नया चीज़ है तो आपको इंसेंटिव देना होगा, तब जाके वेस्ट टू एनर्जी वाला प्लांट सक्सेसफुल हो पाएगा हमारे कंट्री में। समझ गए ना? तो ये सभी चीज़ तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से हम बताए हैं तुमको, ये 6th पॉइंट था। दैट्स इट।